Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you English grammar, and the chapter name is phrase and clause. तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फ्रेज एंड क्लॉज। क्या है ये इंग्लिश ग्रामर में, क्या इसका रूल रहता है, कैसे काम करता है, कैसे इसका यूज़ करते हैं सेंटेंस में, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं वहाँ पे, अंडरस्टैंड करके आप लोग भी देख सकते हैं कि एक दिया हुआ है सेंटेंस नहीं बोलेंगे, एक छोटा सा फ्रेज दिया हुआ है क्या, इसको देखेंगे हम। तो पहला जो हमारा है ऑन द चेयर, उसके नीचे ब्रैकेट में फ्रेज दिया गया है, ठीक है। शी सेट ऑन द चेयर, ब्रैकेट में सेंटेंस दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ये जो अंडरस्टैंड करने के लिए सेंटेंस दे रहा है, ये फ्रेज दे रहा है, इसका इंपॉर्टेंस है तभी। उसके नीचे जो है द गर्ल कॉमा दिया है, हु सेट ऑन द चेयर इज़ माई सिस्टर। तो पहला वाला जो हम सेंटेंस देख लेते हैं, ऑन द चेयर। ऑन द चेयर का मतलब होता है कुर्सी पे, तो इससे पूरा कुछ सेंटेंस मतलब उसका सेंस निकल नहीं पाता है, तो ये मेरा फ्रेज है। दूसरा है शी सेट ऑन द चेयर। अब ये सेंटेंस है, वो कुर्सी पे बैठी है, ये सेंटेंस है हमारा, ठीक है। इससे सेंस भी निकल रहा है, कोई है जो कुर्सी पे बैठा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है एक सेंटेंस में, इसमें भी है, तो ये सेंटेंस है। अब उसके नीचे आ जाते हैं जब भी हम, तो लिखा है द गर्ल हु सेट ऑन द चेयर इज़ माई सिस्टर। वो लड़की जो चेयर पे बैठी है वो मेरी बहन है। अब उसके नीचे देखेंगे आप, ब्रैकेट में जो दिया हुआ है, क्लॉज दिया है या डिपेंडेंट दिया है प्लस इंडिपेंडेंट दिया है। तो आज इसी के बारे में हम देखेंगे। क्लॉज एक सेंटेंस को भी बोला जाता है, ठीक है। डिपेंडेंट यानी निर्भर रहता है, ठीक है, उसको क्लॉज को डिपेंडेंट भी बोला जाता है, यानी जो निर्भर रहता है। और इंडिपेंडेंट यानी उससे मतलब कहते हैं ना, फ्री है वो, उसके ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं। तो दोनों चीज़ें हैं, डिपेंडेंट भी है और इंडिपेंडेंट। तो ये चीज़ें हम आज फ्रेज और क्लॉज के बारे में सीखेंगे। ये तो सेंटेंस पे मैं कुछ बता रहा था। अब नीचे आएंगे, वहाँ पे देखिए पॉइंट्स दिया हुआ है, जहाँ पे आपको ये समझना है कि हाँ, ये तीनों का जो मतलब है क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स लर्न का पॉइंट है हमारा पहला, अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ फैक्ट और थॉट दैट मेक सेंस। सही बात है, सेंटेंस का जब भी मैंने डेफिनेशन भी बताया था तो उस समय मैंने कहा था सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ सेंस विच इज़ कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का वो समूह जो एक संपूर्ण भाव दे, उसे वाक्य कहते हैं। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक वही चीज़ यहाँ पे भी बताया है जो पहले सेंटेंस के बारे में बताया है, कि एक सेंटेंस एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है किस चीज़ को, किसी फैक्ट को, ठीक है, तथ्य को या फिर सोच को, जो एक सेंस देता है, यानी एक भाव बनाता है, एक संपूर्ण भाव देता है। वही काम सेंटेंस करता है, ठीक है। दूसरा जो है मेरा, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ प्रेडिकेट, इट मेक्स पार्शियल सेंस। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका कह रहा है फ्रेज का जो मतलब बताया गया है, फ्रेज का मतलब बताया, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सही बात है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ऑन द चेयर देखेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, विदाउट अ प्रेडिकेट, यानी उसमें वर्ब नहीं होता है, ना ही सब्जेक्ट होगा। इसमें कह रहा है, हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में पढ़े हैं, प्रेडिकेट वर्ब पार्ट को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ प्रेडिकेट, उसमें नहीं रहता। ऑन द चेयर में देखेंगे कोई प्रेडिकेट नहीं है, ठीक है। इट मेक्स पार्शियल सेंस, इसका मतलब होता है कि उसका मतलब अधूरा रहता है, अधूरा निकलता है, यानी पूरा सेंस नहीं निकलता। जैसे हम सेकेंड सेंटेंस में देखेंगे शी सेट ऑन द चेयर, तो यहाँ पे पूरा सेंस निकल रहा है कि हाँ वो चेयर पे बैठी है। लेकिन जो फ्रेज वाला है ऑन द चेयर, यहाँ पे कोई सेंस नहीं निकल रहा है। कुर्सी पर क्या कोई सेंस निकल रहा है क्या? तो इसी को यहाँ पे बोला गया है कि फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें प्रेडिकेट नहीं होता है, और ये जो इससे सेंस निकलता है वो कंप्लीट नहीं निकलता है, अधूरा रहता है, जिससे कुछ खास पता नहीं लग पाता हमें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग अ थॉट। एक क्लॉज जो होता है
वो भी क्या करता है, थॉट को एक्सप्रेस करता है। सेंटेंस जैसे हम लोग क्लॉज को सेंटेंस भी कह सकते हैं, बस इतना शॉर्ट एंड सिंपल समझिए। यहाँ पे सेंटेंस या क्लॉज जो है उससे घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग अ थॉट, यानी एक क्लॉज होता है जो व्यक्त करता है, थॉट को एक्सप्रेस करता है। बट अनलाइक अ सेंटेंस, लेकिन एक सेंटेंस की तरह नहीं करता है। जैसा कि मैंने बताया है, सेंटेंस में एक संपूर्ण भाव होता है, यहाँ पे सेंटेंस की तरह नहीं व्यक्त करता है वो, उसे पता चलेगा ज़रूर, लेकिन एक कंप्लीट सेंस जो सेंटेंस में निकलता है वो इसमें नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप होता है वर्ड का जो एक थॉट को एक्सप्रेस करता है। बट अनलाइक अ सेंटेंस, लेकिन एक सेंटेंस की तरह नहीं, इट कैनॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। अब वो कब होता है आपको मैं बताऊंगा। इट कैनॉट स्टैंड, वो अपने आप वो इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, वो डिपेंडेंट है, वो निर्भरता रहता है उसके ऊपर किसी का, वो अकेला कभी यूज़ नहीं किया जाता, नहीं तो कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा ना। इट इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज, और इसे क्लॉज को क्या बोला जाता है, डिपेंडेंट कहा जाता है, यानी किसी के ऊपर निर्भर रहता है वो। इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू सपोर्ट इट, और इसको क्या है, जो डिपेंडेंट है इसको इंडिपेंडेंट पे डिपेंड रहना पड़ेगा, यानी जो निर्भर नहीं है, या जिसको हम लोग मेन क्लॉज भी कहते हैं, उस पे उसको डिपेंड रहना पड़ेगा, तब जाके ये होता है। तो वैसे ही जो पहला वाला जो सेंटेंस, ये थर्ड वाला जो सेंटेंस है हमारा, ठीक है, ये जो थर्ड वाला सेंटेंस है, द गर्ल हु सिट ऑन द चेयर इज़ माई सिस्टर, इसमें डिपेंडेंट है क्लॉज या डिपेंडेंट, क्लॉज कह लो या डिपेंडेंट कह लो, एक ही चीज़ होता है। अब प्लस इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट होता है क्या कि वो फ्री है, मेन क्लॉज की तरह काम करता है, यानी उसके ऊपर निर्भरता है। अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहता तो फिर कुछ मीनिंग पूरा नहीं निकल पाता। तो इसीलिए ये थर्ड वाला सेंटेंस ही कह रहा है कि एक क्लॉज होता है जो एक थॉट को एक्सप्रेस करता है, लेकिन एक सेंटेंस की तरह नहीं, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट यानी किसी चीज़ पे निर्भर रहता है, और ये इसको क्या है, इसको ज़रूरत पड़ती है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज की, यानी इसे किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है, किसी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इसको पूरा करने के लिए, जिससे एक सेंस निकल जाए। तो वो थर्ड वाला जो एग्जाम्पल बताया है परफेक्ट है इसके लिए, ठीक है। नीचे आते हैं जहाँ पे आपको एक्सरसाइज दिया गया है, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे हम देखेंगे कि आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट वेदर इट इज़ अ सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज। तो यहाँ पे बताया गया है कि आप ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बाबू, इसमें क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है इस एक्सरसाइज में, ठीक है, कि इसमें सेंटेंस कौन सा है, फ्रेज कौन सा और क्लॉज कौन सा है। तो यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल दिया गया, आप देख सकते हैं, ठीक है, और अपने से इसको बना के मुझे दिखाना है, ताकि मैं उसमें करेक्ट कर सकूं आपका कौन सा सही है, आपने क्या समझा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो हमारा है इसका ही पार्ट है ये। इसमें जो एक्सरसाइज दिया गया है, इसमें कह रहा है इंडिकेट वेदर द अंडरलाइन वर्ड्स आर फ्रेज और क्लॉजेस। अब इसमें देखिएगा कि जो अंडरलाइन किया हुआ है, जो एक्सरसाइज दिया है बनाने के लिए, उसमें अंडरलाइन किया हुआ है। तो अंडरलाइन जो किया हुआ है, तो आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि वो फ्रेज है या क्लॉज है। अगर फ्रेज होगा तो फ्रेज लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो क्लॉज लिखेंगे, दोनों में से तो एक होगा ही, ठीक है। तो आप ये बना के रखेंगे। अब देखेंगे नीचे कीप इन माइंड लिखा हुआ है, बहुत ही ज़रूरी है ये बताना कि अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ वर्ब। अब वहाँ पे हम लोगों ने पहले वाले में पढ़ा था, जो पढ़ा था फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ प्रेडिकेट, उसी का मतलब प्रेडिकेट एक वर्ब का ही काम करता है। तो ये कह रहा है एक फ्रेज होता है जो विदाउट प्रेडिकेट होता है, विदाउट वर्ब होता है, जिसमें वर्ब नहीं रहती है, क्रिया नहीं रहती है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट दिया गया है, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, ठीक है। एक क्लॉज जो होता है जिसमें, जैसा मैंने बताया था आपको क्लॉज के बारे में, यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ये एक होता है, एक सेंटेंस एक्सप्रेस करता है, जिसमें क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, साथ ही साथ सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। बट
इट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज। वही जो इंडिपेंडेंट होता है ना, जिसको मेन क्लॉज भी कहा जाता है, आगे हम डिस्कस करेंगे क्लॉजेस में, मेन क्लॉज भी प्रिंसिपल क्लॉज जिसको कहा जाता है, उस पर वो डिपेंड रहता है। क्योंकि ये क्लॉज में क्या होता है, वो भी एक सेंटेंस की तरह ही होता है, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा, लेकिन उसका पूरा मीनिंग एक सेंटेंस में जैसे निकलता है ना, वैसे नहीं निकलता। उसको क्या है कि डिपेंड रहना पड़ता है। प्रिंसिपल क्लॉज कह लो या तो आप इंडिपेंडेंट क्लॉज कह लो, एक तरह से देखें तो मेन क्लॉज भी कहा जाता है, तो उसका बहुत सारा नाम है। उसको इंडिपेंडेंट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर निर्भर, वो फ्री रहता है, उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है उसको, ठीक है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है क्लॉज। इसमें भी हम वही चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन वो डिपेंड वाला जो था, इंडिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज क्या होता है, जो प्रिंसिपल क्लॉज हम लोग बोलते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा क्लॉजेस, ठीक है। पहले यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ दे रहा है, पहले उस चीज़ को देख लेते हैं, फिर आते हैं पॉइंट्स पे जो कि यहाँ पे बताया गया है। जो पहला है हमारा, द गर्ल इज़ अ परफेक्ट, ठीक है। अब ब्रैकेट में दिया गया है वहाँ पे मेन क्लॉज, ठीक है। उसके बाद जो नीचे जो सेंटेंस दिया गया है, द गर्ल हु हैज़ द बैच इज़ अ परफेक्ट, इसको ब्रैकेट में सुबॉर्डिनेट क्लॉज कहा गया है, ठीक है। और थर्ड वाला जो है सेंटेंस हमारा, आई विल गो शॉपिंग, ठीक है, आई विल गो शॉपिंग, तो इसका ये मेन क्लॉज बताया गया है। इससे तो सेंस तो निकल रहा है ना कि हाँ मैं शॉपिंग जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है। उसके नीचे दिया गया है, इफ़ आई हैव अ टाइम आई विल गो शॉपिंग, ठीक है। अगर मेरे पास समय रहता है तो मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जितने भी हाईलाइट्स किए गए हैं, बोल्ड लेटर में जो वर्ड लिखे गए हैं इटैलिक्स में, ठीक है, डार्क में लिखा गया है, उसमें सुबॉर्डिनेट क्लॉज बताया गया। हु हैज़ द बैच, सुबॉर्डिनेट क्लॉज है वो। अब यहाँ पे एक और दिया है, मेन क्लॉज के नीचे एक सुबॉर्डिनेट क्लॉज क्या दिया, इफ़ आई हैव अ टाइम, अगर मेरे पास समय होता है, उसको बोल्ड लेटर में लिखा गया है, यहाँ पे डार्क करके लिखा गया है। अब ये ठीक है। तो अब नीचे आते हैं कि ये दोनों चीज़ मेन क्लॉज और सुबॉर्डिनेट क्लॉज होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है, जो लेट्स लर्न का एक पॉइंट है हमारा, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। यानी कह रहा है, जैसा कि हम लोग क्लॉज के बारे में पहले भी पढ़ा है हम लोगों ने, कि एक क्लॉज जो होता है जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह रहता है, और उसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। प्रेडिकेट आप वर्ब को कह सकते हो बाबू, ठीक है, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, प्रेडिकेट भी कह सकते हैं, ठीक है। बट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब प्रेडिकेट होने के बाद भी ये क्लियर नहीं रहता, उसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, सेंटेंस नहीं निकलता है, ठीक है, भाव जो होता है ना नहीं निकलता है। A subordinate clause depends on the main clause to express a thought clearly। अब इसको क्या है कि क्लॉज को क्या है कि वो संपूर्ण जो होता है कंप्लीट सेंस कैसे देगा, जब सुबॉर्डिनेट क्लॉज जब मेन क्लॉज के साथ अगर मिलता है, तब जाके एक क्लियर थॉट बनता है, एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग को बताऊंगा, आई विल गो शॉपिंग, ये मेन क्लॉज था, ठीक है, लेकिन उसके नीचे आएंगे तो वहाँ पे एक है सुबॉर्डिनेट क्लॉज का दिया है, इफ़ आई हैव बट टाइम आई विल गो शॉपिंग। इससे पूरा सेंस मिला कि अगर मेरे पास समय रहता है तो मैं जाऊँगा। तो ये डिपेंडेंट है, मेन क्लॉज पे ये डिपेंडेंट है। अगर मैं आई विल गो शॉपिंग बोलूँ, ठीक है, चलेगा, हाँ मुझे मैं शॉपिंग जाऊँगा या जाऊँगी, ठीक है, लेकिन इसके साथ सुबॉर्डिनेट क्या है, अकेला कभी नहीं आएगा। इफ़ आई हैव टाइम, किस लिए टाइम नहीं है भाई, क्या है ऐसा, तो आपको बताना पड़ेगा, हाँ इफ़ आई हैव टाइम, अगर मुझे फुर्सत मिल जाती है तो मैं शॉपिंग के लिए जाऊँगा। तो ये सुबॉर्डिनेट क्लॉज होता है, हमेशा डिपेंड रहता है मेन क्लॉज पे, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें समझना होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे अंडरलाइन द डिपेंडेंट और सुबॉर्डिनेट क्लॉज। अब हम यहाँ पे देखना है कि जो सेंटेंस एक्सरसाइज दिया गया है ट्राई आउट बनाने के लिए, वहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है और सुबॉर्डिनेट क्लॉज कौन सा होता है। डिपेंडेंट के बारे में मैंने बता रखा है, डिपेंडेंट का मतलब निर्भर होना,
निर्भर रहता है किसी के ऊपर। सुबॉर्डिनेट का मतलब भी यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, जो बिना मेन क्लॉज के कंप्लीट नहीं होता है। तो आपको सेंटेंस पढ़िए, उसका मीनिंग निकालिए, देखिए उसमें निर्भरता है कि नहीं है तो यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिए। तो ये एक्सरसाइज आप लोग होमवर्क में करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा है एक्सरसाइज बनाना है, जो कंप्लीट द सेंटेंसेस विद डिपेंडेंट क्लॉज। अब यहाँ पे आपको क्या है कि एक अधूरा सेंटेंस दिया है और वहाँ पे आपको कंप्लीट करना है उस सेंटेंस को डिपेंडेंट क्लॉज लगा के। पहला है हमारा आई विल राइट अ लॉन्ग लेटर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि हाँ मुझे क्या है बहुत ही लंबा खत लिखना है। ठीक है, उसके साथ आप क्या ऐड करेंगे, कौन सा ऐसा वर्ड होगा, ठीक है सेंटेंस होगा जिसको ऐड करेंगे तो डिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट क्लियर थॉट निकल आएगा। तो ये आप लोग बनाएंगे और मुझे दिखाएंगे। ऑनलाइन की जब भी क्लासेस चलते उस समय दिखा के जिनका सही होगा, और किन्हीं को भी हो सकता है सर ने पढ़ाया समझ में कुछ हो सकता है नहीं आया हो, तो आपको एक बार नहीं 5 बार पूछें, आप 10 बार पूछें। पूछने के लिए कोई माना ही नहीं है, जितना पूछेंगे उतना ही ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, लेकिन उसको पहले पढ़ना होगा, वीडियो आपको देखना होगा, समझना होगा कौन कौन सा पॉइंट है, उसको नोट डाउन करना पड़ेगा आपको नोटबुक में। ठीक है, तो ये आप पूछने में शर्मिंदगी नहीं दिखाएंगे, खुल के पूछेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कीप इन माइंड लिखा हुआ है, एवरी क्लॉज हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सही बात है, शुरुआत से ही हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि हर क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट कह लो या वर्ब कह लो। इसके बाद कह रहा है द मेन एंड द सुबॉर्डिनेट क्लॉजेस कंप्लीमेंट ईच अदर टू मेक अ सेंटेंस। सही बात यह है, शुरुआत में ही मैंने बताया इस चैप्टर में कि जो मेन क्लॉज होता है, सुबॉर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो मेन क्लॉज पे डिपेंड रहता है। और जब वो मेन क्लॉज पे डिपेंड रहता है, जब दोनों मिला के हम सेंटेंस बनाते हैं तो एक पूरा का पूरा एक सेंटेंस बनता है जिसका एक क्लियर सेंस निकलता है, कंप्लीट सेंस निकलता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। एक बार इस चीज़ को समझ लिए, बहुत आसानी से इस एक्सरसाइज को आप समझ जाएंगे और इसके एक्सरसाइज को कर भी लेंगे बहुत अच्छे से। आगे जो हमारा एक्सरसाइज है काइंड ऑफ क्लॉजेस। ठीक है, काइंड ऑफ क्लॉजेस का मतलब कि क्लॉजेस के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे आज। तो हमारा है पहला यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए दे रहा है योर डिसीजन, कॉमा है वहाँ पे, विच केम एज अ ग्रेट सरप्राइज शॉक्ड हिम। अब ब्रैकेट में दिया है एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, इसके बाद है इफ़ यू आर लेट। आप लोग ये चीज़ देखना है, जिसको हाईलाइट करके लिखा गया है ना यहाँ पे बोल्ड इटैलिक में उसको डार्क लिखा गया है, वो आप लोग ध्यान से देखेंगे, वही एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा। इफ़ यू आर लेट यू मे नॉट गेट एनी डिनर, और ब्रैकेट में दिया हुआ एडवर्ब क्लॉज, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद लास्ट वाला जो सेंटेंस है हमारा, इट इज़ वेल नोन दैट शी इज़ द फास्टेस्ट रनर, और ब्रैकेट में दिया है नाउन क्लॉज। ठीक है, तो पहले वाले में एडजेक्टिव के बारे में हमें पता है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है वो। ठीक है, उसके बारे में बताता है। एडवर्ब के बारे में भी पता है कि एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में बताता है हमें। ठीक है, और नाउन के बारे में तो नॉर्मली हमें पता है कि हाँ एनीथिंग इज़ नाउन। तब ये तीनों में जो क्लॉज जो ऐड किया है ये क्या है भाई, ये तो पहले हमने पढ़ा ही नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसा है। आप देखिए कैसा है अभी। आप ये जो पहला वाला सेंटेंस है पहले उसको देख लीजिए, योर डिसीजन विच केम एज अ ग्रेट सरप्राइज। अब विच केम एज अ ग्रेट सरप्राइज यही है हमारा। ग्रेट क्या होता है बाबू, ग्रेट एडजेक्टिव होता है और उसके साथ जो सरप्राइज आ गया है ये क्लॉज हो गया। और क्लॉज के बारे में हम लोग तो जानते ही हैं ना, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो वही है एडजेक्टिव क्लॉज। ग्रेट क्या कैसा है, मतलब बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिला। इफ़ यू आर लेट एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, यहाँ पे लेट क्या है बाबू, एडवर्ब ही है, उसके साथ जो वर्ड आया है ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज बुलाता है इससे। और इट इज़ वेल नोन दैट शी इज़ द फास्टेस्ट रनर, दैट शी इज़ द फास्टेस्ट रनर ये नाउन क्लॉज है। रनर क्या है बाबू, क्या है रनर, ये हमारा क्या है, नाउन है, और फास्टेस्ट है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे देखना होगा। अब आते हैं लेट्स लर्न में। एन एडजेक्टिव
क्लॉजेस क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन। मैंने शुरुआत में ही बताया है जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में बताता है। एडजेक्टिव क्लॉजेस बिगिन विथ रिलेटिव प्रोनाउंस। सही बात है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाँ, कब होगा एडजेक्टिव क्लॉज? जब उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन ऐड किया जाएगा। और रिलेटिव मैंने प्रोनाउन में बताया था, जब भी प्रोनाउन पढ़ाया था मैंने, कि रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो संबंध बताता है। अब संबंध रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन सा होता है? सच एज, हु, विच, व्हाट, हुज, हुम, ये सारा क्या है? रिलेटिव। ये दो सेंटेंस को जोड़ता है बाबू, ठीक है, संबंध बताता है। However, some begin with why, when और where। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ, why भी हम यूज़ करते हैं, when भी यूज़ करते हैं और where भी यूज़ करते हैं, ठीक है, ये कहीं कहीं आपको मिलेगा। इसके बाद जो आते हैं एन एडवर्ब, और ये जो पहला वाला सेंटेंस है ये मेरा इसमें एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि वो देखिएगा हमेशा मैंने बोला एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ग्रेट क्या है, सरप्राइज के बारे में बता रहा है, इसके बारे में यूड आपका डिसीजन जो आया बहुत ही बड़ा था, ठीक है, तो उसके बारे में इसी को क्लॉज ऐड कर दिया जाता है। इसी को हम लोग थोड़ा सा पहले तो हम लोग पढ़ते थे, हाँ, ही इज़ अ टॉल गाय, शी इज़ नॉटी गर्ल, ये पढ़ते थे ना, तो सिंपल छोटा छोटा सेंटेंस होता था। लेकिन जब क्लॉजेस में आ जाते हैं, ठीक है, तो वो सेंटेंस को रिलेटिव प्रोनाउन ऐड होता है, फिर उसमें क्लॉज आ जाता है, डिपेंडेंट रहता है, मेन क्लॉज आ जाता है, तो वो बड़ा सेंटेंस हो जाता है। यही हमें समझना है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा an adverb clause act as an adverb in the sentence. It modifies the adverb clause, tells when, where, how the action of the verb took place। अब adverb के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये adjective और verb को क्वालिफाई करता है, बताता है उसके बारे में। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और भी बताया था कि एडवर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जितना भी टाइप्स मैंने आपको बताया था, 4-5 था, तो उसमें आप देखिएगा, उसका अगर क्वेश्चन निकालिएगा ना, तो वहाँ पे वेयर का सेंस आता है, जगह का पता लगता है, व्हेन का आता है तो टाइम का पता लगता है, हाउ का आता है तो क्वालिटी के बारे में उसके पता लगता है, कैसा बढ़िया है कि ख़राब है, इसके बारे में। तो ये काम यहाँ पे यही करता है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। तीसरा जो लास्ट पॉइंट है हमारा, अ नाउन क्लॉज एक्ट एज अ नाउन इन अ सेंटेंस एंड कैन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। अब यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है नाउन जो है क्लॉज, वो नाउन जैसा ही काम करता है। सही बात है, वो नाउन जैसा ही काम करता है इन अ सेंटेंस। एक वाक्य में नाउन जो है नाउन जैसा ही काम करता है। जो नाउन का हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, नाउन का क्या क्या यूज़ होता है उसके बारे में जानते हैं, वो वैसा ही यूज़ करता है। एंड कैन फंक्शन, लेकिन ये काम कैसे कैसे करता है, अगर नाउन के बारे में हम जानेंगे कि नाउन किस किस वेज में यूज़ किया जाता है, तो ये सब्जेक्ट का भी काम करता है, ठीक है। राम इज़ अ बॉय, क्या है, राम क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन भी है। सॉरी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। वहाँ पे आप किसी चीज़ को, या तो पर्सन हो सकता है या तो कुछ भी हो सकता है। ही इट्स बनाना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ही इट्स बनाना क्या है, नाउन ही है, अब वहाँ पे ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट होता है, सेंटेंस को पूरा करता है, ठीक है, जब ये यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट को पूरा करता है। और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन क्या होता है, हाँ, राम इज सिटिंग ऑन द चेयर, राम इज सिटिंग ऑन द चेयर। यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन क्या है हमारा, राम इज सिटिंग ऑन द चेयर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो चेयर है, यानी उसके पहले मतलब नाउन और प्रोनाउन आता है, ये प्रेपोजिशन आता है। तो चेयर हमारा नाउन है और प्रेपोजिशन का हम जानते हैं, तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है वो वाला सेंटेंस है, ऑन द चेयर वाला जो बताया था ना, वैसे टाइप का रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका क्लियर है। आगे आपका जो भी जब ऑनलाइन क्लास होगा, आपको जो भी डाउट होगा आप पूछेंगे। और इसके बाद ये जो एक्सरसाइज है आपका, आइडेंटिफाई द क्लॉजेस बाय राइटिंग एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो ये जो आपको बताया गया है, ठीक है, उसी बेसिस पे आपको ये करना है, आइडेंटिफाई करना है क्लॉजेस को, और लिखना है उसमें एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि आपका नाउन है, इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है,
इसके बाद का जो हम देखेंगे यहाँ पे, जॉइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस विद हु, दैट और विच एंड मेक अदर चेंजेस। यहाँ पे कह रहा है जो ये सेंटेंस दिया गया अलग अलग दिया गया है, उसको आपको ज्वाइन करना है और उसमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है, जो कि है हमारा हु, डैट, विच, ये सब हमें यूज़ करना है, तब जाके वो पेयर ऑफ सेंटेंसेस बनेगा। ठीक है, तो ये आप बना के मुझे दिखाएंगे ज़रूर। इसके बाद नीचे एक देखिएगा, कीप इन माइंड है, देयर आर 3 काइंड ऑफ क्लॉजेज। कह रहा है क्लॉजेज जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है इसके बारे में। तो पहला मेरा है एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज। इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे। और ये देखिएगा इसके बाद जो एक्टिविटी कह रहा है, राइट सेंटेंस यूजिंग डिफरेंट क्लॉजेस। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया, आपको दूसरा क्लॉज उसमें ऐड करके बनाना है। एडवर्ब का 3 बनाना है, एडजेक्टिव क्लॉज का 3 बनाना है सेंटेंस, और नाउन क्लॉज का। तो यहाँ पे आज का हमारा ये जो सेशन है, आज का ये जो हमारा क्लास है, आज यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तब तक आप लोग ये एक्सरसाइज बनाइए, क्वेश्चन अराइज कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके पूछा कीजिए। घर पे रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। थैंक यू।